क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस समय दलित युवाओं के नहीं बल्कि भारत के तमाम युवाओं के हीरो बन चुके हैं, जो आज रोज़गार की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसएससी के तमाम लाखों छात्र और लगभग जितने अध्यापक हैं, सभी को उम्मीद है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद से है। आपने देखा कि 31 जुलाई 2025 को किस तरह से जंतर मंतर में लाखों छात्रों के ऊपर और लगभग 500 से ऊपर जो अध्यापक थे उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको जबरन पकड़ के बोरा जैसे ठूस ठूस कर बसों में भरा गया, उनके ऊपर किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। अभिनय सर, आदित्य सर, नीतू मैम, तमाम जो भी और शिक्षक थे, उन शिक्षकों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया। कई लोगों के जो वीडियो वायरल हुए थे, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के गाल पर थप्पड़ पड़ा है, किसी के कान सूज गए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी सरकार ने इनके साथ अन्याय किया है, तो बीजेपी से तो इनकी उम्मीद एकदम ख़त्म ही हो चुकी है। अभिनय सर ने सारे विपक्ष नेताओं को बुलाया है, उनमें सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद है तो उनको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 31 जुलाई 2025 को जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, छात्रों को पीटा गया और तमाम जो भी अध्यापक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक पुलिस वाले की ये भी मजाल कि उनको ये बता दिया कि अगर मर्द होते तो शायद ऐसा करते। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था। अभिनय सर जब इन्होंने ये कहा कि आपको शर्म नहीं आती शिक्षकों के साथ ऐसे बर्ताव करने में, तो उस पुलिस वाले ने जवाब दिया था कि शायद तुम मेरी जगह पर होते और इस वर्दी में होते तो तुम्हें समझ में आती। तो उन्होंने कहा कि ये वर्दी मैं 2017 में पहनकर छोड़ दी। तो पुलिस वाले ने कहा था कि मर्द होते तो वर्दी को छोड़ते नहीं। फिर क्या, उसके बाद तो जितने छात्र व जितने भी अध्यापक थे उनका जो आक्रोश था साफ नज़र आया था। एक मशहूर टीचर अभिनय सर के सामने एक पुलिस वाले ने इस तरह से बदतमीजी की, उसने मर्दानगी का चैलेंज किया। और आपको बता दें कि तब से अब आदित्य सर, अभिनय सर और नीतू मैम ने एक ऐसी आवाज़ उठाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है 6 अगस्त को लगभग तमाम विपक्ष के नेताओं को उन्होंने अपील की है कि वो सब लोग आएँ। खान सर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद व तमाम जो भी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हों, उन सभी नेताओं से उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग हम लोग का साथ दें, आप लोगों की हमें ज़रूरत है। क्या ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या इसी तरह से युवाओं पर अत्याचार होते रहेंगे और आप लोग विपक्ष में क्यों बैठे हैं? क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? आखिर क्या कहा चंद्रशेखर आज़ाद, खान सर और राहुल गांधी को लेकर अभिनय सर ने? ज़रा आप भी इस वीडियो को देखिए। 6 तारीख को डीसीपी ऑफिस से हमें परमिशन मिली कि 150 लोग आकर के आप जंतर मंतर पे बैठ करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन 150 लोगों में हमारे साथ देश के बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो इस खराब सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा। आप भी बैठेंगे। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, कि आपको नहीं लगता कि अब ये सच में वक्त आ गया है जब सरकार से एग्जाम सिस्टम पे सीधे सवाल पूछा जाए? हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए। तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अभिनय सर उन सभी विपक्ष के नेताओं से अपील कर रहे हैं, खासतौर से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से और खान सर से, क्योंकि जिस तरह से 31 जुलाई 2025 को छात्रों व अध्यापकों के साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की
उससे किसी को ज़्यादा तकलीफ हुई तो भीम आर्मी चीफ को ही। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि ये सरकार के जो इशारे हैं, सरकार के जो इरादे हैं साफ समझ में आ रहे हैं। उन्होंने एसएससी को पत्र भी लिखा, सुनवाई नहीं हुई तो वो तख्ती लेकर खड़े भी थे सदन के बाहर। वो यही बात कह रहे थे कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जो अन्याय कर रही है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और युवाओं का जो दर्द है मुझसे अधिक कौन समझ सकता है। बात युवाओं की है, बात रोज़गार की है, और जब भी युवाओं पर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब जो रही बात उनका साथ देने की, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, और लाठियां खाने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं लाठियां भी खाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम नेता क्यों हैं, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो सबसे पहले कमर हमारी होगी। क्या कहा और चंद्रशेखर आज़ाद ने, ज़रा आप भी सुनिए। देखिए, छात्रों के साथ और छात्रों के साथ उन अध्यापकों के साथ जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते, जिस तरह का अन्याय हुआ कल सबने देखा है। मैंने कल ही एसएससी के चेयरमैन को पत्र भी लिखा था कि जो एसएससी के बच्चों की मांगे हैं, जिस तरह की पीड़ा वो महसूस करते हैं, वो मांगों को मानना चाहिए। आप लगा देते हो सेंटर इतनी दूर, एक दिन पहले पेपर आप कैंसिल कर देते हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो जहाँ व्यवस्था जो है पेपर स्थल पे जो है वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो एसएससी के बच्चे जो हैं पीड़ा में है। स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह से कल उनके साथ जो है लाठी चार्ज हुआ, लोकतंत्र में ये भाषा अच्छी नहीं है। अगर हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर जो बेरोजगार नौजवान उसके मन में किस तरह जो है कि पीड़ा पैदा होगी, उनके परिवारों में किस तरह की पीड़ा पैदा होगी, सरकार को सोचना चाहिए। आज मैं इस तख्ती लेके इसलिए खड़ा हूँ कि सरकार एसएससी के बच्चों की मांग को सुने और उनको पूरा करे। एसएससी का यही नौजवान कल देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा। आज आप उसको लाठियों से पीट रहे हो, उन गुरुओं को लाठियों से पीट रहे हो जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप समझता हूँ ये फेलियर है। आपको जो काम एसएससी के को करना चाहिए था, एसएससी चेयरमैन को, उस काम के लिए बच्चे सड़कों पर तब उतरा जाता है जब नाउम्मीद हो जाता है आदमी कि अब हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। मैं उन बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि उनकी मांगों को माना जाए, और अगर आज उनका धरना होगा तो मैं उनके बीच में जाकर समर्थन भी दूंगा, और अगर लाठी पड़ेगी तो उनके लिए लाठी खाने का भी काम करूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं कि आप एक के बाद एक जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं। पहले दवा के मुद्दे उठाए, फिर यूपी में शिक्षा के मुद्दे उठाए, फिर इसके मुद्दे। सदन चल नहीं पा रहा है, आपको लगता है कि चलना चाहिए, ये सारे मुद्दे सदन के अंदर होने चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, और ये सदन के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको याद होगा जो मैंने शिक्षा का मुद्दा उठाया था, और एक दिन जब हाउस चला 0 आवर मैंने सरकार को चैलेंज किया था कि सरकार ने 1 किलोमीटर वाला फैसला जो है कि जो 1 किलोमीटर के अंदर जो है, जो आरटीई के जरिए जो है, राइट टू एजुकेशन के जरिए कानून बना था केंद्र का 2009 में, और उसमें स्पष्ट हुआ था कि ये 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। वो सरकार ने कल माना। उस चेतावनी के बाद जब हमने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जो है बवाल करेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तब सरकार ने जो है कल सर के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात को माना और कहा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर से जो दूर स्कूल है उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारी जीत है। लेकिन अभी ये आंशिक इसमें और जो है लड़ाई कि ये सारे स्कूल मर्ज ना हो, ये सर कुछ बंद ना हो। उसके अलावा इन स्कूलों में जो है इनका बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, उनमें अच्छे टीचरों की व्यवस्था की जाए, टीचरों की कमी ना हो, और वहाँ सुविधाएं हों। बच्चों को जो है नए तरीके से जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को मजबूत किया जाए। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कल मालेगांव ब्लास्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद एक अधिकारी है, जांच अधिकारी, उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके ऊपर दबाव था आरएसएस प्रमुख को फंसाने के लिए और तमाम सारे अन्य आरएसएस के नेताओं को फंसाने के लिए। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, 17 साल बाद क्यों बयान दे रहे हैं? 17 साल तक, और आपका जमीर क्या गवाही दे पाया कि आपने इस तरह का काम किया? इसका मतलब सरकार के प्रभाव में अधिकारी जो हैं वो गलत कार्य करते हैं। तो आज जो गलत कार्य माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में हो रहे हैं, जो लोगों को फंसाया जा रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये गलत है, और अगर ऐसा कुछ हो तो उनको सामने रखना चाहिए। लेकिन 17 साल बाद इसका जमीर जागे, मैं उसको बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं मानता हूँ। ऐसा लगता है कि हालात के साथ बदल रहे हैं लोग। तो दोस्तों, यही जो चीज़ है चंद्रशेखर आज़ाद की युवाओं को पसंद आ रही है, और जब भी किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ अन्याय होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है, किसानों के साथ अत्याचार होता है, किसी भी मुद्दे को लेकर जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही उठाते हैं। बाकी सब लोगों को वोट की ज़रूरत है। आप लोगों
से हमदर्दी वो तब जताते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। बहुत सारे ऐसे नेता जो आएंगे आप सबके बीच में, जो दिखाएंगे कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब लाठियां खाने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपके अधिकारों की बात आती है, जब आप मैदान में संघर्ष करते हैं, सड़कों पर बैठे रहते हैं, तो धूप में झेलने की किसी की औकात नहीं होती है। उस समय जो है कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़े होते हैं। तो इसलिए सभी युवाओं की पहली पसंद जो है चंद्रशेखर आज़ाद बनते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं में जो जुनून है, उन जुनून के बारे में यदि किसी को पता हो सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद को ही पता हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद आज से नहीं, तब से जब से सहारनपुर में दंगा हुआ था, सहारनपुर में किस तरह से दलितों को सताया गया था, दलितों को मारा पीटा गया था, दलितों के घरों को जलाया गया था, दलितों की गाड़ियों को जला दिया गया था, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, उन सारी चीज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आंखों से देखा था। और वहीं से उनके अंदर एक जुनून सवार हुआ। वो जुनून जो अब तक उनके अंदर दिखता है। सांसद भले ही बन गए हैं, लेकिन उनके अभी सपने साकार नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सांसद बनना भी इतना काफ़ी नहीं है कि हम अपने समाज को बदल सकते हैं। और इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार में भी अपने पैर पसारे हैं। लगभग 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरह से युवाओं के प्रति संवेदना दिखाते हैं और जिस तरह से युवाओं के साथ कंधे में कंधे मिला कर चलते हैं, उससे कहीं न कहीं साफ संकेत है कि आज हर युवा बहुजन समाज के तमाम युवाओं के साथ, और पूरे लगभग मैं देख रहा हूं कि जितने भी ये छात्र हैं, ये भी सभी लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद को अपना लीडर मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोकप्रियता है दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है, और संकेत साफ नज़र आ रहे हैं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं यही संकेत दे रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य के कहीं न कहीं वो नेता बनने वाले हैं जो भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार में लगातार हत्याएं, लगातार मर्डर, लगातार रेप और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं एक बहुत चिंता का विषय है भविष्य को लेकर कि अगर इसी तरह से हत्याएं, मर्डर, रेप, बलात्कार, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बढ़ती गई, तो आने वाले समय में देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहलगाम को लेकर भी संसद में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि आखिर कैसे जो भी आतंकवादी थे वो घुस गए, आखिर किस तरह से उनकी हिम्मत हुई। लगभग आपने देखा कि किस तरह से आतंकी घुसे, उसके बाद वहाँ पर जितने भी सैलानी थे उन सभी सैलानियों को किस तरह से एक एक करके धर्म को पूछकर टारगेट किया। उसके बाद पहलगाम में जितने भी बैतरन घाटी में घूमने के लिए हमारे देश के पर्यटक गए थे, उन सभी को किस तरह से लाइन में खड़ा कर गोलियों से भुना था इन आतंकवादियों ने। लेकिन जवाब क्या मिला? सीज फायर को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई, और ये संसद में क्या बोला था चंद्रशेखर आज़ाद ने, ज़रा आप भी सुनिए। धन्यवाद सभापति महोदया। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे देश की सेना है उसने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं, जय भीम करता हूं। और पहलगाम हमले में जो निर्दोष हमारे नागरिक शहीद हुए या अन्य जो लोग उसके बाद सीज फायर के बाद जो शहीद हुए, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे। महोदया, मेरे कुछ सवाल हैं सरकार से
क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि आतंकियों को भारत क्षेत्र में प्रवेश और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर पहुंचने में किसने मदद की? क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की पहले से कोई खुफिया इनपुट प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों और स्थानीय ड्राइवर माजिद खान के परिजनों को सरकार द्वारा क्या मुआवजा और सहायता दिया गई? क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर रही है? क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग रखी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? क्या यह भारत की कूटनीति कमजोर नहीं दर्शाता? सभापति महोदया, मुजफ्फरनगर में हमारे जिला सचिव हैं भाई कामिल, उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस हमले में शहीद हुए थे। क्या सरकार ये मानती है कि टीआरएफ द्वारा इस हमले में खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना भारत में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास था? यदि हाँ, तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई? सरकार उस मुस्लिम पोनी ऑपरेटर को क्या सम्मान देगी जिसने अपनी जान देकर तीर्थयात्रियों की रक्षा की? क्या उसे शहीद घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है? यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार स्पष्ट कर सकती है इतने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य भारत में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या सरकार ये बताएगी पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसमें क्या कमियां चिन्हित की गई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस हमले के बाद पहलगाम का दौरा क्यों नहीं किया जबकि देश भर में भावनात्मक उबाल था? क्या सरकार ने शहीद हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद व स्थायी सहायता प्रदान की? यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करें। महोदया, सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। इस घटना के बाद सेना के जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसी रेल दी गई उनको जिसकी हालत बड़ी खराब थी। सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इस रेल में नहीं बैठेंगे। 4 दिन बाद बदलनी पड़ी। और सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। देश की सेना के लिए मेरी मांग है महोदया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स मुक्त किया जाए, बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित, क्योंकि ये इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुजर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा उसके अंदर देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़िए, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। महोदया, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत के आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। महोदया, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे
अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, अगर सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया। कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में। चल भी रही है, चल भी रही है। नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो। आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे काहे को करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई। क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पर रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय सेना को और भारत के का जो प्यार है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के भरसक प्रयास था कि यहाँ सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, लेकिन देशवासियों ने समझदारी दिखाई। और कश्मीरियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम में कश्मीरी शामिल ना हो और ऐसे आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश को। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और भारत की महान सेना को मैं बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत। मोदी, धन्यवाद। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि चाहे संसद हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, या फिर किसी जगह पर आंदोलन करना हो, हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद का ही बोलबाला है। चंद्रशेखर आज़ाद सांसद में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दहाड़ कर बोलते हैं और चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनकी बात सिर्फ सुनता ही है, क्योंकि उनकी आवाज़ में दम होती है, उनके शब्दों में दम होती है। आप ट्विटर पर देखें, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी नेटवर्क पर देखें, तो अगर किसी भी प्रकार का सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद का होता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेंडिंग नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि जो मनुवादी सरकार है और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे जलने लगे हैं और उनको टारगेट करने लगे हैं। लेकिन इसका फ़र्क जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। आगे चंद्रशेखर आज़ाद किस मुकाम तक पहुंचते हैं, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद का लक्ष्य क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग अपनी कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।